हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया जोधा और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन रिएक्शन की चर्चा हम करते कहाँ हैं, जब भी हम हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब हेलो एल्केन क्या होता है? जब भी कोई हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम हेलोजन ग्रुप लगा लेते हैं, तो जो स्पीसीज बनती है उसको बोलते हैं हम हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। तो जब भी हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो हम तीन तरह की रिएक्शन देखते हैं। एक तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एक देखते हैं रिएक्शन विद मैटर। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे कि नाम में आ रहा है, कुछ न्यूक्लियोफाइल जैसा आ रहा है, तो इस पूरी रिएक्शन में सबसे मेन जो रोल होगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल का। अब भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल ये होता है कि जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो, फाइल मतलब कि जिसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, तो न्यूक्लियस या फिर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो स्पीसीज अट्रैक्ट हो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अभी किस तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो मतलब ये कहाँ अट्रैक्ट हो रही है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कुछ स्पीसीज है, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होगी तो ऑब्वियसली इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो मेन रोल हो गया न्यूक्लियोफाइल का हो गया। अभी करता क्या है? अभी मैंने क्या बोला है? हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन, तो हम हेलो एल्केन तो लेना ही पड़ेगा। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल को हेलो एल्केन से रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। किस पे करता है? जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ होता है उस पर। क्यों करता है? क्योंकि जो कार्बन और हेलोजन वाला बॉन्ड होता है वो पोलराइज होता है। पोलराइज बोले तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना हेलोजन, जिसकी वजह से हेलोजन पे स्लाइटली माइनस चार्ज आता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और अभी मैंने क्या बोला, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जो हेलोजन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ये हमने कोई भी हेलो एल्केन ले लिया, यहाँ पे X कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है। ये क्या करता है? इस हेलोजन ग्रुप को हटाकर खुद वहां जुड़ जाता है, क्योंकि इसने कार्बन पे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल, और जो हेलोजन है वो एज ए हैलाइड आयन बाहर निकल जाता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, एक SN1 और एक SN2। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है SN1 रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बात करेंगे SN1 रिएक्शन। अब SN1 क्यों नाम आया तो पता ही होगा, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन 1 नाम क्यों आया? जो ये रिएक्शन है उसमें जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इस वजह से यहाँ पे हमने इसको एक नाम दिया है। वो मैं फर्दर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आगे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली जो SN1 रिएक्शन होती है वो दो स्टेप को इन्वॉल्व करती है, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो सबसे पहले जब स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? अभी मैंने क्या बोला कि ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और हेलोजन का वो पोलराइज होता है। पोलराइज का मतलब कि क्या होता है कि इस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, स्लाइटली इस पे माइनस और इस पे प्लस। तो जब भी ये पोलराइज्ड CX बॉन्ड, X यहाँ पे हेलोजन ग्रुप को मान के चलते हैं, जब भी ये CX बॉन्ड अंडरगो करता है क्लीवेज की, तो ये क्या करता है? कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करता है और हेलोजन को एज ए हैलाइड बाहर निकाल देता है। क्या करता है ये? जैसे कि सपोज हमने ये ले लिया, एक हेलो एल्केन ले लिया, यहाँ पे हमने Br लगा दिया, ये रिएक्ट इसमें ये क्या करता है? जो ये बॉन्ड है C और Br का, ये पोलराइज होता है, ये क्लीवेज के थ्रू अंडरगो होता है और क्या बनाता है? कार्बोकैटायन। और जो हेलोजन ग्रुप है वो एज ए हैलाइड, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन है तो एज ए ब्रोमाइड ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में ही हो गया। अब स्टेप फर्स्ट की मेन बात और खास बात ये है कि बहुत ही स्लो स्टेप होता है, और हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि जो भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो स्टेप डिसाइड करेगा जो सबसे स्लो होगा। तो यहाँ पे जो ये स्टेप है बहुत ही स्लो होता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट
डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ही हो गया। अब मेन चीज़ तो मैं बोल रही हूँ कि इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, लेकिन मेन जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो तो स्टेप सेकंड में ही देखने वाला है ना। जैसे यहाँ पे मैं बात करती हूँ स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो ये कार्बोकेटाइन है इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा जो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये हमने कार्बोकेटाइन लेके इस पे करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बनाएगा, जो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। और जो स्टेप सेकंड होता है इसमें रिएक्शन, जब इस पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, भी यह माइनस है या प्लस है, तो बहुत ही तेज होगी ये रिएक्शन, इसके मुकाबले बहुत ही स्लो होगी। तो रेट डिटरमाइन तो ये स्टेप करेगा, लेकिन ये तो बहुत ही फास्ट होगी, तो ये इसका कोई लेना देना नहीं होता है कि हाँ रेट कैसे डिटरमाइन करेगा ये। तो जब हम स्टेप फर्स्ट पे वापस आते हैं तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, सिर्फ एक रिएक्टेंट है ना, जो जिस पे रेट डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। तो बेसिकली इसको SN1 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो इसका स्टेप 2 ये हो गया। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि जो ये SN1 रिएक्शन है ना, इसके लिए SN1 रिएक्शन जो ये है, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी रिएक्शन होगी किस सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो सबसे पहले जो इसका मेन पॉइंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, हमको पोलर पता है कि जो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे एल्कोहल हो गया, जैसे पानी हो गया। अब प्रोटिक वर्ड क्यों आया, प्रोटिक मतलब कि जो H+ आयन इजीली दे दे। अब पानी है वो तो इजीली दे ही रहा है ना H+ आयन, लेकिन हमारा मेन सवाल होता है कि ये क्यों ही इसकी जरूरत पड़ती है, कि हम क्यों ये चाहिए कि हाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो अभी मैंने क्या बोला, जब फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसके साथ एक हैलाइड आयन भी तो बन रहा है ना, मतलब यहाँ पे ब्रोमाइड आयन भी तो बन रहा है ना। तो एक प्योर कार्बोकेटाइन चाहने के लिए वो चाहेगा ना कि ये यहाँ से हट जाए, तो ये H+ आयन इस ब्रोमाइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वहाँ से निकाल लेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन। तो इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें चाहिए ही होता है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अब हमको पता है 3rd डिग्री कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2nd डिग्री कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और उससे कम 2nd डिग्री होता है, सबसे कम होता है 1st डिग्री कार्बन। तो यहीं पे हम अगर स्टेबिलिटी की बात करें, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर होगा 1 डिग्री। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ही जल्दी रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से हमको देखने क्या पता चलता है कि जो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सबसे जल्दी बनेगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, और अगर हम इसके साथ हम क्या देखते हैं, जो भी एलिलिक होते हैं या बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं वो और जल्दी देते हैं ये रिएक्शन। वो क्यों देते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब एलिलिक या बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं अब तो काट दिया।